गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने जो थे 30 क्वेश्चन पढ़े हुए थे। अब इससे अगले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, आपको एक दिख रहा होगा, इसमें मैग्नेट दिख रहा होगा जिसपे लिखा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसमें पूछा गया है कि जो हमारे पास चुंबक की कौन सी विशेषता, मतलब कि जो करेक्टरिस्टिक होती है वो क्या दर्शाती है, एक क्या दर्शा रही है हमको, क्या कि एक ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। क्या दर्शा रही है ये डायरेक्टिविटी, मतलब कि दिशा दर्शा रही है किसकी, मैग्नेट की। क्यों, एक तरफ नॉर्थ पोल का दर्शा रही है, दूसरी तरफ साउथ पोल का दर्शा रही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल से पूछा गया है, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं भाई, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं। आपको अब देखो ऑप्शन में देखो, अब मैंने बोला इसमें पैरामैग्नेट में किस क्या आता है, नम आता है, जिसमें जिसके पीछे नम आएगा, जैसे एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, सोडियम, ये जो होते हैं। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो इसलिए हम ऑप्शन देखें तो वायु ही हमारा राइट आंसर होगा। जो वायु है ये हमारी किसके अंतर्गत आती है, पैरामैग्नेट के अंतर्गत आती है। जो स्टील होता है, इस्पात होता है, ये किसके अंतर्गत आता है, पैरामैग्नेट के अंतर्गत आता है। और जो हमारे पास ग्लास कांच होता है ये किसके अंदर आएगा, डायामैग्नेट। शाबाश, ये जल किसके अंदर आता है, डायामैग्नेट के अंदर। चारों के चारों ऑप्शन समझ में आ गए। ये है इसका जो अभी ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कि आप देखो इसमें जो चुंबक की विधियां होती हैं वो 3 टाइप के होते हैं। किसके अंतर्गत आता है, वो इंडक्शन मेथड के अंतर्गत आता है। कौन से होती हैं वो, एकल हमारे पास सिंगल टूथ होता है, डबल टूथ होता है, और डिवाइड मतलब कि विभाजित, मतलब कि जिसमें सिंगल और डबल दोनों हो। जैसे हमारे आपने पढ़ा होगा सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट और सीरीज पैरेलल सर्किट, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों आ जाते हैं। वो आते किसके अंतर्गत हैं, वो इंडक्शन मेथड के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि घुमावों के बीच की दूरी, घुमावों की बीच की दूरी बढ़ा दें तो इंडक्शन मोटर जो प्रेरण है, प्रेरण मतलब इंडक्शन का प्रभाव क्या होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या शून्य हो जाएगा या समान रहेगा, ये पूछा गया हमको। क्या होगा, घटेगा कैसे, पूछा क्या गया है, क्वाइल की बीच की दूरी को बढ़ा रहे हैं, क्वाइल बढ़ा रहे हैं हम, क्वाइल बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, इंक्रीज होगा हमारे पास, कम करेंगे तो तब घटेगा, ठीक है। इसलिए अभी जो रहेगा वो इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो संधारित्र वाले सवाल में से बहुत क्वेश्चन आते हैं जो कंडेंसर लगा होता है उस कंडेंसर के। देखो इसमें भी क्या पूछा गया है, संधारित्र में परावैद्युतिक मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको, परावैद्युतिक कुचालक का कार्य क्या होता है भाई, धारा को रोकता है। देखो क्यों, क्योंकि कंडेंसर है, कंडेंसर के अंदर क्या होता है, परावैद्युतिक क्या होते हैं, जिसको कुचालक बोलते हैं हम। वो कुचालक क्या होता है, उनको हम चालक बना दें तो उसके अंदर क्या होता है, प्लस माइनस होता है। कंडेंसर के अंदर जो बाहर 2 तारें निकलती हैं वो अंदर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, मतलब कि कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है उसके अंदर। तो वो अंदर क्या होते हैं, वो धारा का प्रभाव को रोकता है, रोकेगा नहीं तो अंदर ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट सर्किट होने न हो करके वो क्या किया जाता है, उसके बीच में क्या भर दिया जाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भर दी जाती है, कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, प्लेटों के बीच की दूरी धारा प्रवाह को रोकने की कोशिश करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्लेटों का क्षेत्रफल, बिल्कुल राइट आंसर है, प्लेटों के क्षेत्रफल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, ठीक है। प्लेटों के क्षेत्रों के द्वारा उसकी धारिता का मान ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आरएफ युग्म सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा होता है, टैंटलम, ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए टैंटलम पूछा गया है। मोनोलिथिक, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक, कौन सा यूज किया जाता है वो पूछा गया है इसमें, इसमें क्या आता है, मोनोलिथिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा,
ऑप्शन नंबर बी क्या पूछा गया है, आरएफ सर्किट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पूछा गया है। आरएफ होता है, सीआर होता है और आरएलसी होता है, ये जो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंतर्गत आते हैं। इसमें पूछा गया है मोनोलिथिक होता है जो हमारे पास कंडेंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सस्पिटेंसी की यूनिट पूछी है भाई, क्या होती है सस्पिटेंसी की, क्या होती है, महो। महो हमारे पास सस्पिटेंसी की यूनिट जो पूछी गई है वो महो होती है, ओम होती है, हेनरी होती है, फेरेड होता है। किसकी होती है, महो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व मतलब इंडक्शन की बात कर रहा है ये। ठीक है, इंडक्शन में क्या पूछा गया है, प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा यदि 240 वोल्ट है, उसकी सप्लाई जो है, सप्लाई ऑफ सोर्स जो है वो 240 वोल्ट है और एम्पियर कितना है, 5 एम्पियर। तो 50 हर्ट्ज आपूर्ति पर उसकी जो पावर है, जो उसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं, वो कितना है, शक्ति गुणांक है वो 0.8 पावर गुणांक है, शक्ति गुणांक है। तो इसमें हमको ओम निकालना है। ओम कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्योंकि आपको पता है हमको V अपॉन क्या लिखेंगे, V अपॉन आई, आर बराबर V अपॉन आई लिखेंगे तो हमारे पास एम्पियर नीचे आ जाएगा। तो काटोगे कितना आ जाएगा, कम से कम लगभग कितना आएगा, इसका जो आंसर जो निकलेगा वो 38.4 निकलेगा। आप इसको निकालोगे, जिस इसको भागा दोगे तो इसमें जितना आंसर निकलेगा उसमें 0 पॉइंट इतने का आपने गुणा कर भाग देना है, तो आंसर निकल जाएगा आपका 38.4 ओम निकलेगा। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बता दिया, इस फॉर्मूले से मान रख लेना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एसी परिपथ में पूछा गया है, एसी सर्किट। एसी परिपथ में अनुनादी आवर्ती को कैसे बढ़ाया जा सकता है भाई, कैसे बढ़ाएंगे हम, अनुनादी आवर्ती को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। प्रेरकत्व का मान में वृद्धि करके कर सकते हैं, संधारित्र का मान में कमी करके कर सकते हैं, या फिर संधारित्र मान में वृद्धि करके कर सकते हैं, या फिर प्रतिरोध के मान में वृद्धि करके कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में पूछा गया है संधारित्र का मान, धारिता का मान में वृद्धि करके हम क्या कर सकते हैं, प्रेरकत्व कम करके कर सकते हैं, संधारित्र का मान में कमी करके। क्वेश्चन पूछा गया है एसी सर्किट परिपथ में अनुनादी आवर्ती जो होती है कैसे बढ़ाया जा, अच्छा हाँ बढ़ाना पूछा गया है भाई, बढ़ाना मतलब ज्यादा करना है तो संधारित्र का मान को कम करना पड़ेगा हमको। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 3 फेज रिएक्टिव पावर पूछा गया है भाई, क्योंकि एक्टिव पावर होता है, रिएक्टिव पावर होता है, तो इसमें क्या पूछा गया है, 3 फेज रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जब हमको पूछा गया है यदि लाइन वोल्टेज और फेज करंट, लाइन करंट हो, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, √3 VL IL साइन थीटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, साइन थीटा। किसको निकालने के लिए, एक्टिव पावर निकालने के लिए। रिएक्टिव पावर पूछता तो हम फिर cos फाई लगाते इसमें। ठीक है, cos फाई लगाते फिर। अभी जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, √3 VL IL साइन थीटा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 3 फेज प्रणाली में शक्ति गुणांक पावर फैक्टर 0.5 है, पश्चगामी से नीचे होने मुख्य कारण क्या होता है, मतलब कि पावर फैक्टर कम होने से क्या कारण होगा, ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है, पावर फैक्टर कम होगा तो क्या कमी होगी, मुख्य कारण क्या होगा, ये पूछा गया है। क्या होगा, अधिक धारितीय भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति होगी, बिल्कुल राइट आंसर होगा फिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्टार संयोजन सिस्टम में, स्टार कनेक्शन में पूछा गया, एक तो होता है डेल्टा, दूसरा होता है स्टार। इसमें पूछा गया है स्टार संयोजन, स्टार सिस्टम में 3 फेज असंतुलित भार, संतुलित नहीं पूछा है, असंतुलित मतलब एक हमारे पास 50 वाट का लैंप होगा तो दूसरा 60 वाट का होगा, तीसरा 100 वाट का होगा, चौथा जो होगा हमारे पास 20 वाट का, ऐसे होगा। तो असंतुलित लोड में पूछा गया है उदासीन चालक में धारा क्या होगी, क्या होगी भाई बताइए, उदासीन मतलब न्यूट्रल में सबसे कम, मतलब कलाओं में से किसी भी सबसे कम धाराओं में से
तुलना में कम होगा। सबसे कम मतलब कि न्यूट्रल में धारा नहीं होती है, केवल सर्किट को पूरा करने के लिए लगाया जाता है, पता है ना। क्योंकि स्टार कनेक्शन में क्या होता है, हमारे पास L1 जैसे हम मान लें L1 L2 L3 मानेंगे, तो उन तीनों के संयोजन को हम जोड़ के निकालेंगे, वहीं से स्टार कनेक्शन निकल जाता है। उसी स्टार में पूछा गया है क्या होगा, उसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कलाओं में से किसी भी सबसे कम धारा की तुलना में कम करंट होगा उसमें। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें पूछा क्या गया है, थ्री फेज जो है 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवीए किलो वोल्ट एम्पियर बोलते हैं इसको, केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा हमको इतनी दी है, लाइन धारा इतनी दी है और हमारे पास पावर फैक्टर 0.8 हो, तो इसका जो आंसर निकल रहा है कितना निकल रहा है 11.5। ऑप्शन नंबर बी केवीए में निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है थ्री फेज बिजली मापन में दो वाट मीटर W1 और W2, क्योंकि वाट मीटर को किससे दर्शाते हैं, W से दर्शाते हैं, तो इसलिए लिखा है W1 और W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर शून्य है तो। और क्या पूछा गया हमको, पावर फैक्टर जब शून्य हो तो रीडिंग क्या होगी W1 और W2 की रीडिंग, वाट मीटर फर्स्ट की और वाट मीटर सेकंड की रीडिंग क्या होगी, ये पूछा गया है। W1 इस संकेतों के साथ, W1 और W2 के बराबर हो लेकिन विपरीत संकेतों के साथ, विपरीत संकेतों के साथ क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, W1 W2 के क्या होगा, वो बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है 240 क्या है हमारे पास, आरएमएस वैल्यू दी गई है भाई, आरएमएस वैल्यू 240 वोल्ट है, तो वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा, बोला गया अधिकतम मान कितना होगा, कैसे निकलेगा ये 339.5 कैसे निकलेगा, क्योंकि हमको आरएमएस मान क्या होता है 0.707 होता है, 0.707 होता है, उससे आप निकालोगे तो आपका आंसर निकलेगा 339.5 वोल्ट निकलेगा, ऑप्शन बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर ही पूछा गया है भाई, रिएक्टिव पावर किसमें होती है, साइन थीटा में होती है, अभी क्वेश्चन आया था, साइन थीटा किसमें है देख लो, VI साइन थीटा किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल राइट। यहाँ पे एक्टिव पावर पूछता तो मैं फिर VI कॉस थीटा लगाता। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना रिएक्टिव पावर जो होती है साइन थीटा में होती है, साइन थीटा को बिल्कुल याद कर लेना, रिएक्टिव पावर साइन थीटा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, हमारे पास जो है एक रेजिस्टिव है, दूसरा हमारे पास इंडक्टिव है, तीसरा क्या है कैपेसिटिव है, तीन हमारे पास संधारित्र जोड़े गए हैं। इसमें पूछा गया है जो एक्सएल जो है 24 वोल्ट है, 24 ओम है, आर जो है वो 5 ओम है, और जो एक्सएल है वो है हमारे पास 36 ओम। तो पूछा गया है कि इस परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिए, प्रतिबाधा की गणना करनी है तो कैसे निकालेंगे इसको हम, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, अंडर रूट जेड स्क्वायर बराबर लिखेंगे हम एक्सएल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी। इससे आप फॉर्मूले में मान रखोगे तो लगभग कितना निकल रहा है 13 निकलेगा, आप निकालोगे तो इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, फॉर्मूला मैंने बता दिया, फॉर्मूले से आप मान पुट कर लो उसमें, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, उससे आप मान निकालोगे 113 में कितना होता है 169, लगभग उतना निकलेगा 169 निकलेगा, उसका अंडर रूट निकालोगे तो वो 13 निकलेगा आपका। ठीक है, लगभग हाँ लगभग सेम निकलेगा, इतना निकलेगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एकल फेज मतलब सिंगल फेज परिपथ में कला अंतर कितना होता है भाई बताइए, सिंगल फेज में 90 डिग्री होता है, कैसे, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग लगा लो आप, दूसरी रनिंग वाइंडिंग, इन दोनों के एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है। अब इसी में पूछ दे सिंगल फेज की जगह पूछ दे थ्री फेज का कितना होता है 120 होता है, फिर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही होता। सिंगल फेज का पूछ रहा है तो सिंगल फेज पूछे चाहे स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का पूछे वो 90 डिग्री ही होता है सिंगल फेज का, थ्री फेज का 120 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्टार सिस्टम में
लाइन वोल्टेज, किसमें पूछा गया है? स्टार सिस्टम में लाइन वोल्टेज था फेज वोल्टेज के मध्य क्या संबंध होता है भाई? लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, किसमें पूछा है? स्टार में पूछा है। लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज देखो √3 आना चाहिए, √3 किस में आया है? एक इसी में आया है। देखो यहाँ मतलब फेज वोल्टेज अपॉन लिख दिया, √3 नहीं होगा। यहाँ भी अपॉन लिखा है, ये भी नहीं होगा। सी और डी तो बिल्कुल ही गलत है हमारे पास। डी भी बी भी हमारे पास गलत है क्योंकि यहाँ पे √, नहीं लिखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि लाइन वोल्टेज बराबर स्टार में क्या होता है? लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज होता है। और हम डेल्टा की बात करें, डेल्टा में लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। ठीक है कि नहीं है? लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज डेल्टा में होता है, स्टार में लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है। दूसरा फॉर्मूला रखें तो वो लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें दिया है 3000 वाट संतुलित भार है, जिसमें पावर फैक्टर हमको 0.8 दिया गया है। स्टार कनेक्शन में जो हमारे पास कला अंतर है, फेज है, वो हमारे पास वोल्टेज जो है 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति पर लाइन धारा की गणना करनी है, लाइन करंट की गणना करनी है। लगभग कितना निकल रहा है इसका आंसर? आंसर कितना निकल रहा है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 5.2 एम्पियर निकलेगा। आप मान रख के निकाल लेना इसको। ठीक है, इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा वाट में, इसमें लगेगा आपका जो 5ZNP/60A है ना, उस फॉर्मूले से इसको पूरा पहले मान निकालना पड़ेगा उसका 5ZNP/60A से। उसके बाद हमको वाट और उसमें हम लाइन धारा हमको रखनी पड़ेगी जो 3 फेज की है, और पावर फैक्टर रखना पड़ेगा, उसमें गुणा करना पड़ेगा। 10 की पावर 6 लिखोगे, 10 की पावर 6 लिखोगे, उसको गुणा करोगे तो लगभग आपका 5 एम्पियर करंट निकलेगा फिर आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 3 फेज शक्ति मापन, मतलब कि 3 फेज हमारे पास क्या है? शक्ति पावर है। उसमें पूछा गया है 2 वाट मीटर में समान रीडिंग दिखाने पर पावर फैक्टर की, मतलब पावर फैक्टर कैसे निकलेगा? समान रीडिंग दिखा रहा है दोनों में। क्या पूछा गया है? 3 फेज है, शक्ति मापन के लिए 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग है, मतलब दोनों में जो W1 और W2 है दोनों में समान रीडिंग है, तो उसमें शक्ति गुणांक क्या होगा ये पूछा गया है। क्या होगा वो? इसमें जो है 2 वाट मीटर समान रीडिंग दिखाते हैं तो एक ही होगा भाई। समान रीडिंग दिखा रहे हैं तो एक ही है। जैसे 20 वोल्ट ये दिखा रहा है तो 20 वोल्ट अगला वाला भी दिखाएगा, समान रीडिंग तो आएगा। ठीक है कि नहीं है? इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। और लूज कनेक्शन इसी में पूछता है, लूज कनेक्शन होंगे तो क्या होगा? लूज कनेक्शन होते हैं तो 0.5 होता है, टाइट कनेक्शन होंगे तो वो 0 होता है। ये ध्यान रखना है आपको उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हमको 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली की शक्ति गुणांक की गणना कीजिए यदि 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर लेती है। तो इसका आपने क्या निकालना है? पावर फैक्टर निकालोगे तो पावर फैक्टर P बराबर क्या होता है? VI sin थीटा से निकालोगे तो इसमें लगभग कितना निकल रहा है? आप इसको गुणा करोगे तो 8 3 24, लगभग इसका जो आंसर निकलेगा वो 0.5 निकल रहा है। आप देख लेना फिर इसको मैच कर लेना, 0.5 निकल रहा है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, 0.5। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है RLC सर्किट है भाई। अब RLC का समझ में आ गया ना? जो हमारे पास R होता है रेजिस्टेंस होता है, जो C होता है कंडक्टेंस होता है, जो L होता है वो इंडक्टेंस होता है हमारे पास। तीनों में पूछा गया है RL परिपथ में प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है? Z बराबर क्या होता है भाई? आपको पता है Z बराबर क्या होता है? अंडर रूट लिखोगे R² प्लस XL माइनस XC लिखोगे तो आप देख लो आंसर में कौन सा है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, XL इसमें साफ दिख नहीं रहा है। R² पहला वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि R² लिखा गया है, R² नहीं होता है। ठीक है, Z बराबर होता है R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि Z बराबर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे पास कि हमारे पास जो सप्लाई है, प्रतिरोध जो है 15 ओम का प्रतिरोध है, परिणामी प्रतिघात जो है 20 ओम है, इतनी वोल्ट की सप्लाई दी है 240 की, तो 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जुड़ा है। तो RLC परिपथ में शक्ति गुणांक की गणना कीजिए।
कितना निकल रहा है इसका लगभग आंसर? ऑप्शन नंबर ए निकल रहा है, बी 0.6 निकलेगा। आप आंसर एक बार पुट अप करके देख लेना, ठीक है ना। आरएलसी सर्किट में ही पूछा गया है, तो लगभग कितना निकल रहा है? 0.6 निकल रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें तो सारे सॉल्व करने वाले 3 पेज के सवाल हैं। पूछा गया है कि हमारे पास जो 50 हर्ट्ज, जो हमारे पास 240 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज है, एसी आपूर्ति पर 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी एम्पियर की है? 8 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर आरएलसी समानांतर सर्किट पूछा गया है भाई। अब समानांतर सर्किट के मान एडमिटेंस क्या होता है? वाई एडमिटेंस की गणना करें जिसके माध्यम से करंट पास किया जा सकता है। कितना निकल रहा है इसका? लगभग 0.033 ओम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल महो में निकलेगा, ठीक है। महो निकलेगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है एकल फेज मतलब सिंगल फेज की बात कर रहा है। आरसी, केवल आरसी सर्किट है, अब आरएलसी नहीं है, केवल आरसी सर्किट है। आर और सी लगे हुए हैं, किसमें लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। सर्किट दिख रहा है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, आर और सी जुड़े हुए हैं। तो पूछा गया है लाइन धारा की गणना करने का सूत्र कौन सा होता है? वो ऑप्शन कौन सा होगा? लाइन करंट बराबर आर आई माइनस आर सी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा फिर इसका, ठीक है। माइनस ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है एसी परिपथ में शक्ति गुणांक को कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है, मतलब कैसे अच्छा करेंगे उसको। शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर को बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूछा गया है हमको। शाबाश, संधारित्र को, क्योंकि हमेशा कंडेंसर, हम देखो कहीं पे स्पार्किंग होती है, आपने पावर स्टेशन में देखा होगा, वहां पे क्या लगे होते हैं? संधारित्र लगा होता है। संधारित्र क्या करता है? स्पार्क को कम करने के लिए होता है, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए लगाया जाता है। कंडेंसर के अलग अलग काम होते हैं। स्पार्किंग को कम करना होता है, मोटर में जो हमारे पास सिंगल फेज मोटर होती है उसमें रोटेटिंग करने के लिए होता है, मूव करने के लिए। जैसे सीलिंग फैन में है हमारे पास, कंडेंसर क्यों लगाया जाता है? मूव करने के लिए, उसको स्टार्टिंग में टॉर्क देने के लिए लगाया जाता है। तो इसलिए संधारित्र ही होगा। संधारित्र को समानांतर में जोड़ के, सीरीज में नहीं जोड़ते हैं कभी। संधारित्र को ध्यान रखना, क्योंकि उसमें प्लस माइनस होता है तो वो सीरीज में नहीं जुड़ेगा, ये पैरेलल में जुड़ता है। पैरेलल में जोड़ने से क्या करेगा? हाँ, समानांतर में जोड़ने से, ठीक है ना। संधारित्र में समानांतर में मतलब प्लस माइनस होता है, तो इसलिए समानांतर में जोड़ते हैं। समानांतर में जोड़ने से क्या फायदा होता है? पावर फैक्टर इंप्रूव होता है, जो पूछा गया है। स्पार्किंग को कम करने के लिए लगाया जाता है। सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए लगाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। समानांतर में जोड़ने के लिए लगाया जाता है संधारित्र को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अब देखो भाई, अगला डेल्टा में पूछा गया। अभी तक क्या पूछा गया? स्टार पूछा था हमको, अब पूछा गया डेल्टा। डेल्टा में जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध होता है? पूछा क्या गया है? लाइन करंट और फेज करंट का संबंध पूछ दिया। अब होता तो सही पूछा उसने, लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है किसमें? डेल्टा में। लाइन करंट बराबर फेज करंट जो होता है डेल्टा में होता है, तो डेल्टा में हमको पूछ दिया, तो लाइन करंट बराबर √3 फेज करंट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ आ गया? क्या पूछा गया? लाइन करंट बराबर √3 फेज करंट होता है। आईपी का मतलब होता है फेज करंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कला अनुनादी मीटर में उपदेश क्या होता है? जो फेज सीक्वेंस मीटर होता है उसका क्या काम होता है, ये पूछा गया है। फेज सीक्वेंस का क्या काम होता है, हमें ये पूछा गया है। तो ये पूछा गया है जो फेज सीक्वेंस मीटर होता है, फेज सीक्वेंस मीटर क्यों लगाया जाता है? फेज को पिकअप करने के लिए, क्योंकि उसमें 3 फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं। तो 3 फेजों का काम क्या होता है? जैसे आपने गलत फेज जोड़ दिए, प्लस माइनस को आपने गलत, आर वाई बी होता है। फेज सीक्वेंस मीटर से हम जब चेक करेंगे, जब वो आपके कनेक्शन गलत होंगे तो वह सीक्वेंस गलत दिखाएगा। उसमें एक होता है ऐसे सुई होती है, वो नोब करेगी, तो इसलिए उसमें क्या बोलते हैं, जो हमारे पास नोब करेगी ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगी, तो इसका मतलब हमारे पास जो 3 फेज के कनेक्शन है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही है। और हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो इसलिए जो हमने आर वाई बी जोड़ रखे हैं वो गलत कनेक्शन जुड़ गए हैं। तो इसलिए इसमें स्पीड 3 फेज मोटर ही होगा, मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर ए ही होगा। कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज मोटर। ऑप्शन नंबर ए एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है ना। फेज सीक्वेंस से 3 फेज मीटर सिस्टम, ऑप्शन देख लेना इसका, ठीक है ना एक बार। मुझे तो लग रहा है क्योंकि फेज 3 फेज मोटर होती है ना, फेज सीक्वेंस तो स्पीड को तो बताती है, जब स्पीड मोटर घूमती है,
जब मोटर घूमेगी तभी तो हमको उसमें पता चलेगा ना आर वाई बी कौन सा है। डी ऑप्शन दिखा रहा है, इंक्रीज द फेज सीक्वेंशियोमीटर ऑफ फेज सिस्टम। फेज सिस्टम तो होता है ना, फेज सिस्टम तो होता है उसमें, तो स्पीड तो होती है फिर। तो जब मोटर घूमेगी तभी तो हम उसमें आर वाई बी ज्ञात करेंगे ना। आपको समझ में नहीं आ रहा है? हमारे पास 3 फेज मोटर है, 3 फेज मोटर में हमने सीक्वेंस पता करना है। सीक्वेंस मीटर होता है एक, उसमें 3 तारें निकली रहती हैं, उन 3 तारों को सपोज करो आपने आर वाई बी गलत जोड़ दिया, तो जब अब मोटर घूमेगी, जब मोटर घूमेगी तभी तो आपको पता करोगे कि आर वाई बी कौन सा है इसमें। बिना मोटर घूमे हुए आर वाई बी कैसे पता चलोगे आपको? तो मोटर आनी चाहिए ना उस पर, स्पीड। जब मोटर घूमेगी तभी तो स्पीड पकड़ेगी और स्पीड लेगी, तब हमको पता चलेगा कि इसमें आर वाई बी हो है कौन। आप एक बार नेट में देख लेना इसको, इसमें पूछा गया है 3 फेज जब मोटर स्पीड पकड़ेगी, जब स्पीड में हम घुमाएंगे तो उसमें सीक्वेंस मीटर लगा होता है। सीक्वेंस मीटर में हम जब आर वाई बी को जोड़ते हैं तो क्लॉकवाइज घूमेगी मोटर। मोटर जब क्लॉकवाइज घूमती है तो इसका मतलब हमारे आर वाई बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, मतलब सही है। जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है सीक्वेंस मीटर, तो इसका मतलब जो होगा वो हमारे जो आर वाई बी जोड़ रखे हैं वो हमारे पास गलत जुड़ गए हैं। ये कहाँ पे होता है? ये होता है सिंक्रोनाइजिंग चेक करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना पैरेलल कनेक्शन करने के लिए। पैरेलल में क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है, एक दूसरा ट्रांसफार्मर। जितनी ट्रांसफार्मर पहले ट्रांसफार्मर की वोल्टेज दी जाती है उतने ही सेकेंडरी जो दूसरा ट्रांसफार्मर है उसको दी जाती है, इसलिए जिससे कि जो आगे लोड जाएगा वो प्रॉपर सेम जाए। हम बोलते हैं ना अगला एक फेज तुम्हारा, जैसे ट्रांसफार्मर में 3 फेज होते हैं, उन 3 फेजों में क्या होता है, आर वाई बी होगा। आपके घर में आर आ गया, दूसरे के घर में वाई गया, तीसरे के घर में बी गया, तो तीनों का सीक्वेंस जो होता है वो ट्रांसफार्मर बताता है कि ट्रांसफार्मर में कितनी सीक्वेंस है वो। आप देखना इसका आंसर, मुझे तो एक ही ए लग रहा है, डी लिखाया है तो डी भी हो सकता है फिर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक स्टार में जुड़े हुए 3 फेज भार की आभासी शक्ति पूछा गया है। भाई आभासी शक्ति की गणना कीजिए, अगर जो पावर फैक्टर है वो कितना है 0.8 है, तो 3 फेज में 415 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़े हैं, तो फेज धारा 10 एम्पियर है। तो इसमें पूछा गया है हमको केवीआर किलो वोल्ट एम्पियर ज्ञात कीजिए। कितना निकल रहा है 7.188 केवीए निकल रहा है। तो आप इसको निकाल के देखना एक बार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये और अगला वाला ये 25 नंबर का क्वेश्चन, नहीं हाँ 25 का, और ये इसको देखना एक बार निकाल के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 3 फेज शक्ति मापन में 2 वाट मीटर, वही W1 W2 वाट मीटर में यदि एक, आप देखो अभी तक क्या पूछा, समान पूछा हुआ था, दोनों में समान पूछा था, अब दूसरे में क्या पूछा है, 2 वाट मीटर विधि में यदि एक शून्य रीडिंग पाठ्यांक दिखा रहा है, मतलब एक जो मीटर जो है वो शून्य दिखा रहा है, और दूसरा कुल खपत में पाठ्यांक है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा ये पूछा गया है। वो 0.5 होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि यूनिटी और जीरो तो हमारे पास इसमें होगा नहीं, क्योंकि जीरो और यूनिटी कब होता है, जब हम बोलते हैं हमारे पास संतुलित परिपथ है। हम बोलते हैं ना संतुलित परिपथ है, मतलब कि जब जो फेज, हम सिंगल फेज की बात करें तो सिंगल फेज में क्या होता है, जब फेज करंट लाइन करंट के बराबर होता है तो वो यूनिटी पावर फैक्टर कहलाता है। जब हमारे पास लाइन मतलब करंट अधिक होती है, वोल्टेज कम होती है, तो वो हमारे पास लैगिंग कहलाता है, एक लीडिंग कहलाता है। लीडिंग मतलब वोल्टेज से आगे जाना, करंट आगे जाएगी तो वो लैग करेगा, पीछे जाएगी तो वो लीड करेगी, ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर्म फैक्टर पूछा गया है। भाई फॉर्म फैक्टर होता क्या है, फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है ये भी पूछ सकता है पेपर में। कितना होता है फॉर्म फैक्टर का, 1.11 होता है। ऑप्शन नंबर जो भी आएगा आपका वो राइट होगा। फॉर्म फैक्टर का जो मान पूछा गया है, मान जो होता है 1.11। अब हमको मान नहीं पूछा गया है, हमको फॉर्मूला पूछा गया है, फॉर्मूला। इसमें क्या पूछा गया है, फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है, फॉर्म फैक्टर किसे बोलते हैं, हम किसे बोलते हैं, मैक्सिमम कैसे आ जाएगा, सी तो बिल्कुल ही गलत होगा भाई, सी मैक्सिमम नहीं होता है। हाँ औसत मान, एवरेज वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू होती है, जो आरएमएस वैल्यू जो होती है 0.707 होती है, अपॉन एवरेज वैल्यू 0.637 होती है। इससे इसको काटोगे तब जाके 1.11 आपका आंसर निकलता है, ठीक है। इसलिए जो इसका आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। एवरेज अपॉन आरएमएस होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। तुक्के मत लगाओ, ठीक है कि नहीं है।
अगला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है एसी समानांतर परिपथ में धारा के कुल कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द से परिभाषित किया जाता है? किसके रूप में परिभाषित किया जाता है एसी समानांतर परिपथ को? एडमिटेंस के द्वारा किया जाता है, सस्पिटेंस के द्वारा किया जाता है, एडमिटेंस के कारण किया जाता है या रेजिस्टेंस के कारण किया जाता है? वो सस्पिटेंस के कारण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सस्पिटेंस के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यही क्वेश्चन था वो जो अभी तक क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें क्या पूछा गया है? एसी सर्किट में परिपथ में वोल्टेज V और करंट I के बीच कला संबंध क्या दर्शा रहा है, ये पूछा गया हमको। किसके कारण वोल्टेज और करंट में क्या संबंध दर्शा रहा है, ये पूछा गया है इसमें। प्रतिरोध एवं धारित्व परिपथ, मतलब कि इंडक्टेंस सर्किट, ऑप्शन नंबर बी। धारिता कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सर्किट जो होते हैं वो हमारे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सर्किट में, ये इसमें जो पूछा गया है हमको, इसमें वोल्टेज और करंट पूछा गया है भाई। इसमें जो पूछा गया है हमको वोल्टेज और करंट के बीच का संबंध पूछा गया है, तो इसका प्रेरकत्व 3 धारिता, हाँ भाई तीनों को दर्शाएगा। हाँ ये भी सही कह रहा है। देखो इसमें पूछा गया है प्रतिरोध और संधारित्र को भी दर्शाता है, सही कह रहा है वो, और रेजिस्टेंस को, और क्या है इसमें इंडक्टेंस को भी दर्शाएगा ना, क्वाइल, ये क्वाइल को भी तो दर्शाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है, पर इसमें एक प्रेरकत्व भी दिया है इंडक्टेंस है, तो ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, डी ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 3 फेज प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति कितना दे रखा है, 4 किलोवाट दे रखा है हमको, और आभासी शक्ति कितना दे रखा है, 5 केवीए दे रखा है, तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करनी है। आप क्या लगा लो, एक राइट एंगल बना लो ऐसा, उससे आप मान ज्ञात करोगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताता हूं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, निकालो आंसर निकल जाएगा। लगभग आप इसको क्या करो, 5 तिहाई 15, 4 चौको 16, 15 और 16 कितना हो गया, 25 हो गया। 25 का स्क्वायर अंडर रूट करो, 25 हो गया, तो आंसर 5 5 50 25, 4 3 तिया 9, सही निकाल रहे हो। तो आपका कितना निकल रहा है, 4 चौको 16 और कितना निकला है 25, 25 में से 16 कम करो, 25 में से 3 आ गया, माइनस करोगे तो अंडर रूट 9 लिखोगे, तो आंसर निकलेगा 3, बिल्कुल KVAR में निकलेगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है RLC सीरीज परिपथ में किस स्थिति में अन्नादि होगा। अन्नादि सर्किट कब होता है भाई, कौन सा, प्रेरकत्व प्रतिघात, मतलब XL XC के बराबर होता है, या पूछा गया है XL XC के अधिक होता है, अधिक तो नहीं होता है। प्रेरकत्व जो होता है वो इंडक्टिव रिलक्टेंस कैपेसिटिव रिलक्टेंस के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप जो आपको आंसर बताएंगे वो आपको बताएंगे अगले वीडियो में, बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ठीक है।